हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 7 का हैंड राइटिंग एंड इम्प्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक कवर कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं हमारे CUET PG 2026 फोरेंसिक साइंस के लिए, जो कि अब शेड्यूल कर दिया गया है। आप सभी को डेट ऑलरेडी मालूम चल चुकी है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, इट्स ऑन 10th मार्च 2026। बहुत ही कम टाइम बचा है। अगर प्रिपरेशन नहीं अच्छे से करी है तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम मिनिमल फी में क्रैश कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड लाइव MCQ प्रैक्टिस। ठीक है, पूरा सिलेबस लाइव में तो कवर नहीं कर रहे हैं, बट MCQ प्रैक्टिस हम लाइव में करेंगे ताकि इंटरैक्ट कर सके, डिस्कस कर सके कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ट्रेंड है, कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बढ़िया हो चुकी है, दे आर डन विद देयर प्रिपरेशन, रिवीजन भी कर लिया है, उन सभी के लिए हम मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपको मिलेंगे यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है, सॉल्व PYQs और एक सरप्राइज आपके पास रहेगा, रैपिड रिवीजन नोट्स। आई तो देखो, इसको इनको भी पता चल गया है, मेरे सिस्टम को भी पता चल गया है कि एक स्पेशल सरप्राइज है आप सभी के लिए, वो है रिवीजन नोट्स। टू द पॉइंट, क्रिस्पी रिवीजन नोट्स आप सभी को मिलेंगे हमारे मॉक टेस्ट सीरीज के कोर्स में। सो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, लास्ट मिनट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये आपके पिलर बनेंगे, आपके एग्जाम जो आप क्रैक करने वाले हो उसका फाउंडेशन है ये। तो टाइम वेस्ट मत करो, डाउनलोड करो दीक्षास लर्निंग लैब एप्लीकेशन। ये इंडिया का पहला फोरेंसिक साइंस रिलेटेड एप्लीकेशन है, एजुकेशनल ऐप है। तो डाउनलोड करो एंड ज्वाइन करो हमारा कोर्स, ताकि आप बेस्ट परफॉर्म कर सको CUET PG 2026 के एग्जामिनेशन में, क्रैक कर सको ये एग्जामिनेशन एंड स्कोर करो 250 प्लस एंड ज्वाइन करो अपना फेवरेट यूनिवर्सिटी MSc फोरेंसिक साइंस से। तो यस, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, जिसमें हम हैंड राइटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन कवर करने वाले हैं एंड इम्प्रेशन एनालिसिस करने का टॉपिक कवर करने वाले हैं। बेसिकली आपको पता ही है कि ये जो चैप्टर है यूनिट नंबर 7, ये 3 डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइडेड है, हैंड राइटिंग, डॉक्यूमेंट और फिंगरप्रिंट अलॉन्ग विद इम्प्रेशन एनालिसिस। तो आज ये हमारा थर्ड पार्ट है चैप्टर नंबर 7 के लिए। चैप्टर नंबर 7 का 7.1 7.2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके फटाफट से देखो, बहुत ही ज़्यादा इजी मैंने ऑलरेडी इसको बना दिया है। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें अरेंज्ड वे में मिल जाएंगी और ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको कमेंट करना है PDF लिंक, एंड जहाँ से आपको ये फ्री में मिल जाएगा उसकी लिंक मैं आपको कमेंट में रिस्पॉन्स कर दूंगी। So yes, you can get these PDFs as well। जितना भी हमारा रिविजन नोट का PDF है, you can get it। सिंपल वे में सिर्फ आपको PDF कमेंट करना है एंड आई विल सेंड यू द लिंक, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा हैंड राइटिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें आपके CUET PG में, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर जो क्रक्स है बेसिकली हैंड राइटिंग का, वो कवर कर लेते हैं। जैसे कि हैंड राइटिंग क्या है, हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हैंड राइटिंग क्या है। देखो, तो ये तो एक हैबिट से शुरू होती है। जब आप लिखना सीख रहे होते हो तो आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, सीखते हो, अपने टीचर से सीखते हो, अपने पेरेंट्स से सीखते हो। पर जब एक टाइम के बाद आप लिख लिख के इतने पारंगत हो जाते हो, इतने इतने ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाते हो कि ये जो राइटिंग होती है वो अनकॉन्शियस हो जाती है। एंड हैंड राइटिंग इज अ न्यूरो मस्कुलर फिनोमिना, मतलब आपके मसल्स तो काम कर रहे हैं बट इट इज रिलेटेड विथ योर ब्रेन एज वेल। सो इट इज न्यूरो मस्कुलर फिनोमिना। ठीक है, तो हैंड राइटिंग बाद में अनकॉन्शियस हो जाती है। तो आपको ये नहीं पता होता कि आपके कौन से की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आपके हैंड राइटिंग में देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को, जो इंडिविजुअलिस्टिक फीचर्स होते हैं, जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व करके जिसने एक्चुअल में लिखी है चीज़ें, उनको हम पकड़ सकते हैं। कोई फॉर्जरी है तो डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी ने गलत जमीन जायदाद के पेपर्स बनाए हैं तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट, फॉल्स सिग्नेचर्स पता कर सकते हैं, एज ऑफ इंक की हेल्प से कितना पुराना वो पेपर है, ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक हैंड राइटिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मास्टर पैटर्न क्या होता है? इट इज अ पर्सनलाइज्ड सेट ऑफ राइटिंग हैबिट्स
ऑफ अ पर्सन दैट डेवलप्स ओवर टाइम। मैंने एक छोटी सी स्टोरी से आपको बताया था कि पहले तो वो कॉन्शियस राइटिंग होती है, जब आप सीख रहे होते हो, जब आपकी हैंड राइटिंग डेवलप हो गई तो ये अनकॉन्शियस हो जाती है। ओके, देन वी हैव ग्राफिक मेच्योरिटी, इट इज द डिग्री टू विच राइटिंग बिकम्स अनकॉन्शियस, ऑटोमेटिक एंड मस्कुलर हैबिट। राइट, देन वी हैव नेचुरल वेरिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट स्पॉट, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं और फ्यूचर में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो नेचुरल वेरिएशंस क्या होते हैं? सो नेचुरल वेरिएशन वो वेरिएशन होते हैं जो सेम पर्सन भी अगर सिमिलर चीजें बार बार लिखता है तो उसमें थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। इट्स नॉट लाइक कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट। आप कंप्यूटर से कोई डॉक्यूमेंट जनरेट करोगे, एज इट इज सेम चीज ही वो जनरेट करके देता है। बट अगर आप किसी पर्सन को एक ही लाइन को 10 बार लिखने बोलोगे तो उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस, वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। दिस इज नोन एज नेचुरल वेरिएशन। इट इज a particular character जिसमें हम बोल सकते हैं कि no two signatures by the same person are ever identical. This is known as internal and variable, like internal variation और internal variability of writing, जिसको हम natural variation बोलते हैं। This is natural। और अगर किसी की हैंड राइटिंग एज इट इज आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि उसमें कोई स्टिमुलेटेड फॉर्जरी है, वो उस सेम पर्सन ने सिग्नेचर नहीं करा है। अगर वो एज इट इज है तो, अगर एज इट इज भी चीजें हैं तो फिशी है। राइट, देन वी हैव लाइन क्वालिटी। लाइन क्वालिटी क्या होती है? जब कोई पर्सन कुछ लिख रहा होता है तो कितनी स्मूथनेस से लिख रहा है, किस फ्लो से लिख रहा है, किस थिकनेस से लिख रहा है, इसको हम लाइन क्वालिटी बोलते हैं। एक प्रॉपर रिदम होना चाहिए, उसको लाइन क्वालिटी कहेंगे, है ना। ये आप देखोगे लिटरेट पीपल और इलिटरेट पीपल्स में। जब कोई लिटरेट पर्सन है वो लिख रहा है तो कितनी स्मूथली लिखता है, बिल्कुल कामली लिखता है, एक सीधी लाइन में लिख सकता है। बट वो पर्सन जो, लाइक इलिटरेट नहीं बोलना चाहिए, फिर ना बहुत लिमिटेड एक्सपोजर रहा है पढ़ाई लिखाई से, बहुत कम उसने लिखा है, तब वो लिखेगा तो बहुत डिस्टॉर्टेड, लाइक बहुत डिस्टॉर्टेड वे में लिखता है, प्रॉपर नहीं लिखता। लाइन ऊपर जा रही है, लाइन नीचे जा रही है, टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द लाइन क्वालिटी। जब कोई प्रॉपर लिख रहा है, दैट इंडिकेट्स अ प्रॉपर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड स्मूथनेस ऑफ राइटिंग। देन वी हैव शेडिंग। ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन द प्रेशर अप्लाइड वाइल राइटिंग। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप राइटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, उससे भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनता है। बट जितना प्रेशर लगा रहे हैं उसके ही अकॉर्डिंग शेडिंग जनरेट होती है। ठीक है, जब आप ज्यादा प्रेशर लगा के लिखोगे तो ज्यादा इंक डिपॉजिट होगी, थोड़ा शेडिंग ज्यादा होगा। लाइट हैंड से लिखोगे तो ज्यादा शेडिंग नहीं होती है इंक की। देन वी हैव पेन लिफ्ट्स। जो पेन लिफ्ट्स होते हैं ना, ये भी बहुत यूनिक और इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम कोई चीज लिखते हैं तो जहां जहां पे हम पेन उठाते हैं पेपर से, पेजेस से, उसको पेन लिफ्ट्स बोलते हैं। दीज आर यूनिक एंड बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स में पेन लिफ्ट्स होते हैं। अगर अनयूजुअल पॉइंट्स पे पेन लिफ्ट्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फॉर्जरी है। किसी ने ये डॉक्यूमेंट बहुत सोच समझ के जनरेट करा है, जो चीजें लिखी गई बहुत सोच समझ के लिखी गई है, इसी वजह से बार बार पेन लिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वो बार बार सोच रहा है और सोच सोच के लिखने की वजह से पेन लिफ्ट्स हो रहे हैं, है ना। इट इज द अननेचुरल गैप बिटवीन लेटर्स where the pen was removed from the paper. Then we have hesitations. अगर किसी को हेजिटेशन है, कोई डर है, कोई घबराहट है, तो इसमें बार बार पॉज आएगा, राइटिंग में बार बार पॉज आएगा। जो स्ट्रोक्स होंगे, स्टार्टिंग स्ट्रोक्स एंड एंडिंग स्ट्रोक्स बार बार बनेंगे, है ना, जिसकी हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि हेजिटेशंस हो रहे हैं। एंड दिस कंट्रीब्यूट की कोई फॉर्जरी है, एंड किसी पर्सन ने अंडर प्रेशर लिखा है, किसी के दबाव में लिखा है, डराया धमकाया गया उसको, इस वजह से वो लिख रहा है ना। सेम पर्सन भी घबरा के लिखेगा तो थोड़ा डिफरेंट ही लिखेगा। देन वी हैव स्लैंट। स्लैंट क्या होता है? इट इज अ पर्टिकुलर एंगल इंडिकेटेड, इंडिकेशन ऑफ द लेटर्स विच इज रिलेटेड टू द बेस लाइन। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, या फिर वर्टिकल साइड पे, बेसिकली जिस भी एंगल या इंक्लिनेशन में चीजें लिखी जा रही है उसको हम बोलते हैं स्लैंट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव बेस लाइन टेंडेंसी। इट इज द पाथ, चाहे वो स्ट्रेट हो, वेवी हो, रेजिंग हो, फॉलिंग हो, जो राइटर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है अक्रॉस द पेज, उसको हम बेस लाइन टेंडेंसी बोलते हैं। देन वी हैव कनेक्टिंग स्ट्रोक्स। जब एक लेटर को दूसरे लेटर से आप कनेक्ट कर रहे हो उसको कनेक्टिंग स्ट्रोक्स बोलेंगे। हाउ द राइटर इज जॉइनिंग वन लेटर टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, देन वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग हैंडराइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट स्पॉट। यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, आप अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हैंडराइटिंग को अफेक्ट करते हैं? सो इंटरनल फैक्टर्स क्या हो गए? इलनेस, एज, इंटॉक्सिकेशन, इमोशनल स्ट्रेस ऑफ द राइटर, तो इसकी वजह से हैंडराइटिंग चेंज होगी। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? ये तो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल क्या है? राइटिंग सरफेस, क्या वो स्मूथ है, क्या वो रफ है, कौन सा राइटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, एंड लाइटिंग कैसी है। देन वी हैव गाइडेड हैंड। गाइडेड हैंड क्या होता है? जब कभी भी
कोई किसी पर्सन को असिस्ट करता है लिखने के लिए, इट ऑफन लीड टू डिस्टॉर्टेड एंड अननेचुरल स्ट्रोक्स, क्योंकि वो खुद से लिख नहीं पा रहा तो कोई इसका हाथ पकड़ के लिख रहा है, दैट इज गाइडेड हैंड। देन वी हैव ट्रेटोमा। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज अ मेडिकल कंडीशन ऑफ ट्रेमर दैट कैन सिग्निफिकेंटली अल्टर, एग्जैक्टली कंप्लीटली अल्टर कर सकता है पर्सन की हैंड राइटिंग, उसके हैंड राइटिंग स्टाइल को। ठीक है, देन वी हैव डक्टिस। इट इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रोक विच इज यूज टू फॉर्म अ लेटर। ठीक है बच्चों, अगेन अ रिमाइंडर, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग for CUET PG examination, we offer a course in our application Diksha's Learning Lab application पे। ये इंडिया का सबसे पहला फोरेंसिक साइंस रिलेटेड एजुकेशनल ऐप है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, शॉर्ट नोट्स एंड रिविजन नोट्स। जो हमारे लाइव लेक्चर्स हैं और जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, इंटायरली डिफरेंट है। अगर आपने लाइव क्लास गलती से मिस कर दी तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाती है। फ्लेक्सिबल अंडरस्टैंडिंग एंड सिलेबस कवरेज के लिए हमने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी फोल्डर्स में ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं ताकि आप कभी भी पढ़ सकें। तो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन। आपको 5000 प्लस MCQ मिलते हैं बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के स्टिम्युलेशन में। तो दिस अगेन हेल्प्स यू CBT मोड में, कि आपकी हेल्प करता है कि आप एग्जाम के पहले ही एग्जाम रेडी हो जाओ और आराम से CUET PG क्रैक करके इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से MSc फॉरेंसिक साइंस कर सको। इफ यू आर सीरियस बच्चों, डाउनलोड करो दीक्षास लर्निंग लैब एप्लीकेशन एंड ज्वाइन माय कोर्स। अभी टेस्ट सीरीज कोर्स और क्रैश कोर्स अवेलेबल है, सो वो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए। ओके, देन वी हैव सैम्पल्स एंड कंपैरिजन। लास्ट लेक्चर में हमने रिक्वेस्टेड स्टैंडर्ड्स के बारे में समझा था। ये वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आप सस्पेक्ट को बोलते हो कि भाई तू एक काम कर, अपना हैंड राइटिंग का सैंपल दे दे, हमको एग्जामिनेशन करना है कि क्या तूने ही सच में ये धमकी भरा लेटर लिखा था या नहीं लिखा था। नॉन रिक्वेस्टेड या कलेक्टेड सैंपल्स क्या होते हैं? ये वो सैंपल्स होते हैं कि आप सस्पेक्ट के घर पे जाके उसकी नोटबुक्स, उसकी डायरी, बैंक में जाके उसके बैंक के पेपर्स, हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल के पेपर्स अगर रिकवर करते हो और उससे फिर आपका रिक्वेस्टेड हैंड राइटिंग और आपका जो स्टैंडर्ड उसको कंपेयर करते हो, तो दैट इज नॉन रिक्वेस्टेड और कलेक्टेड सैंपल। ठीक है, 1973 में जो गिलबर्ट एंड कैलिफोर्निया रूलिंग थी उसके बीच की एक बात है। इट डिटरमाइंड दैट हैंडराइटिंग एग्जाम्पलर्स आर नॉन प्रोटेक्टेड बाय द फिफ्थ अमेंडमेंट दैट causes self incrimination। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे इंडिया में भी ना सबको ह्यूमन राइट्स मिले हुए हैं, इसका जो कि ये कहता है सेक्शन आर्टिकल 21 की कोई भी पर्सन खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। तो यहाँ पे ये जो हैंड राइटिंग है, इट डजंट इंक्लूड दिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे इंडियन लॉ में भी क्या होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि जो सस्पेक्ट है वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, या फिर वो कोई चीज़ एडमिट कर रहा है तो उसको एज एविडेंस हम नहीं मानते हैं। पर ये जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, जो कलेक्टेड स्टैंडर्ड्स है, ये एज एविडेंस माने जाएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई इसका ही लिखा हुआ है तो इसके खिलाफ कैसे यूज़ करिए। एक प्रॉपर बढ़िया एविडेंस है जो कि हम उसके खिलाफ यूज़ करते हैं। ठीक है, देन वी हैव डिक्टेशन रूल। इट सेज never show the suspect the question document, always dictate the text to them। ठीक है, आप हमेशा डिक्टेट करोगे, बोलोगे कि तुम ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। आप उसको सैंपल ही दे दोगे कि देखो आपको ये लिखना है, आप हमेशा डिक्टेट करोगे। देन वी हैव रेपिटेशन। जो सस्पेक्ट होता है, इट शुड राइट द रिक्वेस्टेड टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स इन सेवरल पेजेस, ताकि उसका नेचुरल वेरिएशन निकल के आए और उस आप उसकी हिडन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, डिस्गाइज्ड हैंडराइटिंग एंड इंटेंडेड हैंडराइटिंग। देखो, डिस्गाइज हैंडराइटिंग और इंटेंडेड हैंडराइटिंग क्या होती है? डिस्गाइज हैंडराइटिंग वो है जो कि किसी दूसरे की आइडेंटिटी बनाना चाह रहा है ना। इट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू चेंज ओन्स हैंडराइटिंग टू हाइड आइडेंटिटी। है ना, मेरी हैंडराइटिंग सबको पता है बट मैं ऐसे लेफ्ट हैंड से लिखने लग जाऊंगी, राइट हैंड से नहीं लिखूंगी, लेफ्ट हैंड से लिखूंगी ताकि मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। उसको हम डिस्गाइज्ड हैंडराइटिंग बोलेंगे। इंडेंटेड हैंडराइटिंग जब मैं बहुत प्रेशर लगा के लिखूंगी तो कई सारे पेजेस तक वो धसी हुई हैंडराइटिंग छप जाएगी, उसको इंटेंडेड हैंडराइटिंग बोलते हैं। ठीक है, रेट्रोग्रेड। साइन क्या होता है? दीज आर द चेंज इन स्लैंट यूजिंग रॉन्ग हैंड
आर कॉमन डिस्गाइज टैक्टिक। मैंने क्या बोला, मैं राइट हैंड से नहीं, मैं लेफ्ट हैंड से लिखूंगी। जो लेफ्टीज होते हैं वो राइट हैंड से लिखते हैं, एंड दिस इज नोन एज रेट्रोग्रेड साइन। मतलब ये बहुत कॉमन मेथड होता है अपनी हैंडराइटिंग को चेंज करने का, ताकि उनकी आइडेंटिटी पता ना चले, ठीक है। इंडेंटेड हैंडराइटिंग को आप एसडा से डिटेक्ट कर सकते हो, ऑब्लिक लाइटिंग से भी डिटेक्ट कर सकते हो। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में आपको बताया है। देन वी हैव अल्ट्रेशन एंड डिटेक्शन। तो इरेजर हो सकता है, आप रिमूव कर सकते हो किसी चीज को केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड की हेल्प से। ऑब्लिटरेशन में मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया ही है, वीएससी मैंने बताया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से आप इंक एग्जामिनेशन करते हो। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंक्स यूज करी गई है तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑप्ट करते हो। 4 डॉक्यूमेंट्स, किसी डॉक्यूमेंट को अगर जला दिया गया, अगर वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, ब्लैक है, तो उसको 4 डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी आप एग्जामिन करते हो, जैसे टाइप राइटर, टाइप फेस, है ना। कुछ पिच प्रिंटेड टेक्नोलॉजीज होती हैं, माइक्रो प्रिंटिंग होती है, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप राइटर का अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसका मिसमैनेजमेंट हो गया तो जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो पलट जाती है, एंड इसको हम फिंगरप्रिंट से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि बहुत यूनिक होता है। हर एक टाइपराइटर का एक पैटर्न होता है, एक अलाइनमेंट होता है, इसकी हेल्प से डॉक्यूमेंट्स को देख के आप उस पर्टिकुलर टाइपराइटर तक पहुंच सकते हो। टाइप फेस क्या होता है, ये वो डिजाइन या स्टाइल होता है लेटर्स का टाइपराइटर के अंदर। देन वी हैव पिच, इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर पर इंच टाइप टेक्स्ट, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिच भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कितने नंबर्स, कितने कैरेक्टर्स पर इंच पे आएंगे, ठीक है। तो यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंटर टेक्नोलॉजी, जैसे कि इंकजेट जिसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, लेजर जिसमें टोनर फ्यूज होता है हीट के साथ। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की हेल्प से जैसे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स जनरेट करे जा रहे हैं, उनको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस प्रिंटर को ट्रैक कर सकते हो। और हर एक डिवाइस को ट्रैक करा जा सकता है, उसमें सबके कुछ यूनिक प्रिंट्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हम उनको ट्रेस कर सकें, ठीक है। So yes, then we have micro printing. Micro printing are the tiny text that is used as a security feature in currency and very important sensitive documents. तो हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। देन वी हैव शू एंड फुटप्रिंट। सो पॉजिटिव इंप्रेशन किसको बोलेंगे, इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ डर्टी शू लीव्स अ मार्क ऑन अ क्लीन सर्फेस, पॉजिटिव इंप्रेशन। नेगेटिव इंप्रेशन क्या है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ क्लीन शू remove dust and other material from a dirty surface, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंप्रेशन, ठीक है। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, निक्स, कट्स, वेयर एंड टेयर पैटर्न्स, यूनिक होते हैं ये सारी चीजें, स्पेसिफिक टू अ शू एंड उस शू को जो पहनता है उससे। देन वी हैव कास्टिंग। अगर आपको 3D प्रिंट्स मिले हैं तो आप उसको कास्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेंटल स्टोन। डेंटल स्टोन बहुत ही अच्छा मेथड है। मैं बात कर रही थी कास्टिंग की। अगर आपको प्रॉपर 3D प्रिंट मिल रहा है तो आप डेंटल स्टोन से उसकी कास्टिंग करते हो। पीओपी से कास्टिंग करना बहुत पुराना मेथड हो गया और ये फाइन डिटेल्स को मिस कर देता है, इस वजह से पीओपी अब हम यूज नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग क्या होती है, अगर कोई डर्टी ओरिजिन है या कोई डस्ट प्रिंट है तो आप फ्लैट सरफेस पे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिकली लिफ्ट कर सकते हो, उस प्रिंट को प्रिजर्व कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। दिस इज फॉर 2D प्रिंट्स, ठीक है। मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन एंड एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफ्स को ही आप एट टाइम्स एग्जामिन करते हो, ध्यान से देखते हो। इट इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इन प्रिजर्विंग द इम्प्रेशन एविडेंस, चाहे वो फुटप्रिंट हो चाहे वो शू प्रिंट हो, विद अ पर्टिकुलर स्केल, ठीक है। स्नो प्रिंट एंड वैक्स कैसे यूज करोगे, स्नो प्रिंट को आपको किसकी हेल्प से कास्ट करना होता है, सल्फर की हेल्प से कास्ट करना होता है। एंड वी कैन यूज वैक्स एज वेल, क्योंकि वैक्स जैसे ठंडे सर्फेस पे जाता है जम जाता है ना। वी यूज टू स्टेबलाइज प्रिंट्स इन द स्नो बिफोर कास्टिंग। सो उसको पहले फिक्स करना पड़ता है। फिक्सेटिव एजेंट्स जैसे कि शेलैक या फिर हेयर स्प्रे आप यूज करते हो टू स्ट्रेंथन द फ्रेजाइल सॉइल बिफोर पोरिंग कास्टिंग मटेरियल। कास्टिंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेंटल स्टोन यूज करते हैं। देन वी हैव जेल लिफ्टर्स। so it is used for lifting prints from textured और uneven surfaces, ताकि सारे टेक्सचर को प्रिजर्व करा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। कंपैरिजन माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, टायर मार्क्स एंड ट्रेड मार्क्स की मैं बात करूँ तो जो ट्रेड डिजाइन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एक ग्रूव पैटर्न एंड रिब्स का फॉर्मेशन, एक पैटर्न आपको दिखाता है जो कि यूनिक होता है हर एक टायर का, ठीक है। टायर की विड्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर
ऑफ द फ्रंट एंड रियर टायर्स। तो ये भी बहुत यूनिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर टायर टू टायर और व्हीकल टू व्हीकल। ठीक है, व्हील बेस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फ्रंट एंड रियर एक्सेल्स, तो उसको हम व्हील बेस बोलते हैं। टर्निंग डायमीटर क्या होता है? इट इज अ पर्टिकुलर डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल इन अ व्हीकल कैन मेक, बहुत स्मॉलेस्ट टर्न जब वो क्रिएट करता है तो उसको हम टर्निंग डायमीटर बोलते हैं। देन वी हैव नॉइस ट्रीटमेंट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स टू रिड्यूस द नॉइस और रीड द नॉइस, इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग टायर बैंड्स। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की हेल्प से आप टायर की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इसके अलावा स्किड मार्क की हेल्प से आप स्किड मार्क की हेल्प से आप स्पीड ऑफ द व्हीकल पता कर सकते हो। ठीक है, सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर यूनिट। बच्चों अगर आप सीरियस हो, डाउनलोड करो दीक्षाज लर्निंग लैब एप्लीकेशन एंड ज्वाइन करो हमारा कोर्स। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर टेस्ट सीरीज कोर्स ज्वाइन कर सकते हो विच इज वेरी अमेजिंग और लास्ट मिनट में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दीक्षाज लर्निंग लैब एप्लीकेशन एंड ज्वाइन माई कोर्स। इसके अलावा अगर चैनल में पहली बार आए हो तो पिछली सारी वीडियोस देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अरेंज कर दी है सभी को। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, हाइप करो एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।